हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिविल इंजीनियर। मेरा नाम है रौनक बोस और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड छोटी छोटी कंपनीज में भी पूछी जाती है आपके इंटरव्यू के लिए। एज अ फ्रेशर आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर जानना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई होप यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो क्वेश्चन है वो है कि लीस्ट कवर क्या चीज़ रहती है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि फ्रेशर्स को पूछी जाती है। तो लीस्ट कवर होती क्या है? रीइंफोर्समेंट और शटरिंग के बीच में गैप प्रोवाइड की जाती है ताकि जब शटरिंग आप रिमूव करते हो तब होता क्या है कि आपका जो कंक्रीट है वो कभी कभी कभार शटरिंग के साथ भी निकल आती है। तो इसके वजह से होता क्या है, जो रीइंफोर्समेंट अंदर में है वो एक्सपोज हो जाती है। तो जब एक्सपोज हो जाती है तो आउटर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जब एक्सपोज होती है कोई स्टील तो वो करोड हो जाती है ड्यू टू रस्टिंग एक्शन। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि आपका स्टील कमज़ोर हो जाता है। तो रीइंफोर्समेंट अगर कमज़ोर हो गया तब आपका बेकार हो जाता है रीइंफोर्समेंट देना। तो इसके लिए हम लोग लिस्ट कवर प्रोवाइड करते हैं। तो लिस्ट कवर जो है, कवर जनरली कवर ब्लॉक से प्रोवाइड की जाती है जो कि सीमेंट से बनाया जाता है। एंड ये वेरियस साइज एंड शेप्स की होती है। जैसे नॉर्मली क्यूबिक और सिलेंड्रिकल यूज़ की जाती है। अ, और फुटिंग के लिए आप 50 की देते हो कवर, कॉलम के लिए 40 बीम्स के लिए 30 लिंटल के लिए 25 और आपका स्लैब के लिए 20 देते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज क्यूरिंग। तो जब आपका जो कंक्रीट का फाइनल सेटिंग हो गया तो उसके बाद कंक्रीट का टेंडेंसी रहता है सिकुड़ने का। ये जो सिकुड़ता है तब जनरली जो मॉइस्चर रहती है तो मॉइस्चर एवापोरेट करने लग जाती है। जब ये एवापोरेशन होती है तो इसको बोलता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर निकल जाता है तो कंक्रीट का मॉइस्चर चला जाता है और सीमेंट वाटर के साथ बाइंड होके ही अपना स्ट्रेंथ गेन करती है। तो अगर आपका जो सीमेंट है वो आपका स्ट्रेंथ गेन ही नहीं कर पा रही है, आपका कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो होता क्या है कि आपका जो कंक्रीट है वो कमज़ोर हो जाती है और क्रैक्स आ जाती है। ये जो कंक्रीट का क्रैक्स आने लग जाते हैं तो इस ये प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्योरिंग देते हैं, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन। फिर थोड़ा रेट इसका गिर जाता है। तो क्या होता है, टू मेंटेन द एडिक्वेट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशंस एट डेप्थ और एट द surface ऑफ द कंक्रीट वाटर इज sprayed. दिस causes increase in strength, volume stability and concrete surface becomes resistant to freezing and thawing. अगली क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्लम टेस्ट। तो अगर आपने कंक्रीट का मिक्स किया है तो अगर आपको अभी मालूम नहीं है आपका कंक्रीट का मिक्स सही है कि गलत, तो इसके लिए आप उसको वर्केबिलिटी आप उसका टेस्ट कीजिएगा। वर्केबिलिटी के लिए जनरली स्लम कोड टेस्ट की जाती है साइट पे और आपको मेजर करना पड़ता है कि आपका स्लम ट्रू है, शियर है कि कोलैप्स है। अगर आपका ट्रू स्लम्प होता है तो ऑटोमेटिकली कंक्रीट जो है वो गिर जाती है विदाउट कोई भी साइन नहीं होगी सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग की। मतलब आपका जो कंक्रीट है इवनली फॉल करेगा। अगर आपका शियर है तो होता क्या है कि आपका सीमेंट एग्रीगेट सैंड सब अलग होने लग जाएंगे और इसका मतलब ये है कि आपका मिक्स प्रॉपरली नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि कोलैप्स स्लम क्या कहलाती है। तो कोलैप्स स्लम क्या होती है, जब आपने बहुत पानी दे दिया है तो वो कंक्रीट ठीक से खड़ी नहीं हो पाती है और इसकी वजह से वो सॉलिडिफाई नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से आपका कंक्रीट बहुत ही वीक हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। So the different type of slump test indications are true slump, shear slump, collapse slump. Slump test is done to check workability of concrete. A proper slump should indicate that the concrete falls evenly without any signs of segregation or bleeding. नेक्स्ट आती है आपका BOQ, BRW, ये सब थोड़े एब्रीविएशंस टर्म है जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बिल ऑफ क्वांटिटीज आपका प्राइस शेड्यूल को कहलाया जाता है जिसमें आपको क्वांटिटी रेट ये सब दिया रहेगा आपका काम का। PRW ब्रिक रीइंफोर्स्ड वॉल, CS कंपैरेटिव स्टेटमेंट, CL सेंटर लाइन, CJ कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये होती क्या है कंस्ट्रक्शन जॉइंट, जब आपने काम अधूरा, सपोज आपने कंक्रीट का काम करने लग गए हैं और उसके बाद होता क्या है कि आपका यू रन आउट ऑफ टाइम और यू रन आउट ऑफ लेबर्स, तो होता क्या है कि आप कुछ देर बाद फिर से स्टार्ट करने वाला, तो वो जो जगह होती है जहाँ पे आपने खत्म किया तो आपको एक जॉइंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको कहलाते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। उसके बाद आता है एक्सपेंशन जॉइंट। वो होती क्या है कि जब आप एक बिल्डिंग में कंक्रीट का टेंडेंसी रहता है कि एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का, क्योंकि ठंड आती है गर्मी आती है तो इसके लिए वेदर चेंजेस के लिए, तो उसको कहलाया जाता है आपका
एक्सपेंशन जॉइंट। उसके बाद आता है पीवीसी। पीवीसी आपका प्लास्टिक डोर्स रहती है जो कि बाथरूम में आजकल बहुत पॉपुलर है। और उसके बाद आता है यूपीवीसी। यूपीवीसी जनरली रेन वाटर पाइप रहता है, सीवरेज पाइप रहता है जो कि आपका सीवर से निकल के आपका आईपी में जाती है। ये सब है। ये एक एग्जांपल है क्यूरिंग का, जो कि स्प्रेइंग ऑफ वाटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे एज क्यूरिंग मेथड। नेक्स्ट रहता है एक स्लम कोन टेस्ट है, और ये एक ट्रू स्लम का एग्जांपल है जो कि कोई साइंस नहीं है सेग्रीगेशन या ब्लेडिंग का। नेक्स्ट, व्हाई इज डैम प्रूफ कंक्रीट प्रोवाइडेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेशर्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो होता क्या है कि जब आपका प्लिंथ लेवल तक आपने कंप्लीट कर दिया, प्लिंथ मतलब आपका फ्लोर लेवल, ग्राउंड फ्लोर लेवल तक आपने कंप्लीट कर दिया है, तो कंप्लीट करने के बाद आप जब ब्रिक वर्क स्टार्ट करोगे इसके ऊपर, तो होता क्या है कि वाटर का जो अंडर अंडर द सॉइल जो वाटर रहती है, तो वो वाटर का टेंडेंसी रहता है कि आपके वॉल के ऊपर में सीप करना, क्योंकि और वाटर कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वाटर का टेंडेंसी रहता है फाइन क्रैक्स जो रहती है सीमेंट या आपके कंक्रीट में, तो उससे सीप हो के वो जाना चाहती है ऊपर में। तो ये जो जाने की इनका टेंडेंसी है, तो इसको कहते हैं राइजिंग डैम। डैम प्रूफ कंक्रीट होता है कि आपको सीमेंट, सैंड और वाटर प्रूफिंग का एक मटेरियल लिक्विड जनरली यूज़ किया जाता है। तो वो यूज़ करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से उसको मिक्स करना पड़ता है, और 40 mm थिक आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड उसका चौड़ाई होता है आपका जो लेंथ ऑफ ब्रिक वॉल देंगे, अगर आपका 10 इंची का है तो 10 इंची साइज रहेगी डीपीसी की भी। तो आपको ये देना पड़ता है, क्यों क्यों क्योंकि ये चीज़ क्या करती है, जो वाटर जो सीप करती है राइजिंग डैम के ऊपर से, तो वो नहीं होती है, इसको प्रिवेंट करती है। क्रिटिकल पाथ मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, क्योंकि क्रिटिकल पाथ मेथड यूज़ होती है बहुत जगहों में। आपको जब आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, तब आपका जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ है आपको पहले पहले करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रेटजी, ये जो कैलकुलेशन प्रोसेस है, जिससे आप मालूम चलता है कि आपको कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम थोड़ा लेट में करना चाहिए, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट है 1/8 क्या होती है आर्किटेक्चरल रूल में। तो 1/8 क्या होती है, 8 सूत से 1 इंच बनती है। तो अगर आपका जनरली साइट में जाते हो, तो आपको जब आप ऑर्डर लिखते हो, तो जनरली आपको लिखना पड़ता है कितनी सूत की पत्थर आ रही है, कितनी सूत की आपको नील्स चाहिए, कि और भी बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट चीज़ रहेंगे। तो ये सूत क्या होती है कि एक सूत 3 mm की होती है। तो अगर आपको 5 mm कहलाया जाएगा, 5 सूत की एग्रीगेट चाहिए, तो 5 सूत की एग्रीगेट मतलब आपको 15 mm के एग्रीगेट की बारे में बात कही जा रही है। तो यही है। और 1/8 इज इक्वल टू 1 फुट, ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। अगर आपने बीवीएस बनाया, आपको क्लाइंट को वेट देना पड़ेगा स्टील का। अगर आपको वेट निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको जो डायमीटर ऑफ स्टील बार रहेगा उसका स्क्वायर निकालने के बाद आप उसको 162 के साथ डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगी कि उसकी 1 मीटर में कितनी केजी उसकी वेट है। अगर आप 20 mm का स्टील बार लिया है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि 20 mm स्टील बार की क्या रहती है, 400/162 इज इक्वल टू 2.47 केजी पर मीटर। नेक्स्ट, टीएमटी, टीएमएक्स, एचवाईएसडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएनटी में बहुत पूछी जाती है ये क्वेश्चन, कि आपको स्टील बार्स का डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील बार्स आपको मालूम है कि नहीं। तो टीएमटी थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार रहती है, जनरली बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, और आपको मतलब ये बहुत ही ज़्यादा, इसका वर्केबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। टीएमटी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील है, एंड ये बहुत जगहों में ज़्यादा यूज़ की जाती है। टीएमएक्स थर्मैक्स पावर्ड बार है, जनरली जहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा सीन है, उधर पे आप क्या करते हो, टीएमएक्स प्रोवाइड करते हो। उसके बाद है एचवाईएसडी। एचवाईएसडी क्या है, हाई स्ट्रेंथ फॉर्म है, और ये आपका जनरल नॉर्मल आपका जो स्टील बार्स रहती है, तो ये एमएस आपका माइल्ड स्टील रहते हैं, सीडब्ल्यूएसबी आपका कोल्ड वर्क स्टील बार्स है। ये आपको अगर अगर आपने कभी रीइंफोर्समेंट बार नहीं देखी है, तो ये आपको जो स्टील बार आपके आएंगे साइड में, तो अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा आपका टीएमटी। टीएमएक्स भी आपको इधर ही देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट जो रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यूनिट वेट ऑफ पीसीसी और आरसीसी क्या चीज़ है। तो अगर आपका यूनिट वेट ऑफ पीसीसी कहलाया जाता है, तो पीसीसी और आरसीसी के बीच में एक ही डिफरेंस है कि पीसीसी जो होती है वो आपका रीइंफोर्समेंट के बिना रहती है, और आरसीसी आपको रीइंफोर्समेंट डाल के होती है।
तो जब आपने पीसीसी किया हो तो एक एम क्यूब में आपका 2500 केजी आपको पीसीसी में मिलेंगी, और एक एम क्यूब 2400 केजी मिलेंगी अगर आपने आरसीसी किया है। तो व्हाट इज द रीजन टू प्रोवाइड स्टीरअप एंड गिव द हुक लेंथ एज पर आईएस कोड। तो अगर आपने स्टीरअप प्रोवाइड किया तो स्टीरअप जनरली शियर को रेजिस्ट करने के लिए है, और जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हो या कि लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी मेंबर्स हो, तो उसको पकड़ के रखना पड़ता है। ये पकड़ के अगर नहीं रखा गया तो जनरली जो फ्लेक्सचर है, जो शियर है और डायगोनल स्ट्रेस जो रहती है, ये क्या रहती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती, और इसके वजह से क्या रहता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से पकड़ के नहीं रख पाती है और स्ट्रक्चर खुल जाती है। इसका मतलब है कि एक्सपेंशन होती है और उसके बाद वो स्ट्रक्चर टूट जाती है और क्रैक होती है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए ही स्टीरअप प्रोवाइड की जाती है। और स्टीरअप जनरली आपका जो सिकुड़ने, जो कंक्रीट का श्रिंकेज के लिए भी जो क्रैक्स होते हैं वो प्रिवेंट करती है। तो हुक लेंथ जो रहती है वो है कि 10D आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 10D है 10 इंटू डायमीटर ऑफ स्टील बार। अगर आपका 8 mm का स्टीरअप यूज कर रहे हो तो आपको 80 mm का हुक प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉमिनल मिक्स रेशियो फॉर वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। तो जनरली ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या रेशियो यूज होती है। तो 7.5 के लिए 148, M10 के लिए 136, M15 के लिए 124, M20 के लिए 1.53 एंड M25 के लिए 112। तो ये जो वेरियस ग्रेड्स ऑफ आपका कंक्रीट है, तो ये जो वेरियस ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है, ये आपका नॉमिनल मिक्स रेशियो है, और जनरली मिक्स रेशियो है सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट। व्हाट डज द M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मीन। तो M जनरली आपका मिक्स डिजाइन को डिनोट करता है, और जो 20 है वो आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कि 20 किलो न्यूटन पर एम क्यूब है। नेक्स्ट, वाई इज ओपीसी प्रेफर्ड ओवर पीसीसी। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो ओपीसी आपका पोर्टलैंड सीमेंट को कहलाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और एक है पीपीसी जो है कि पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट। तो पीपीसी का जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, जो कि मॉइस्चर जब चली जाती है फाइनल सेट के बाद, तो पीपीसी की बहुत स्लो है रेट ऑफ हाइड्रेशन, जिसकी वजह से मॉइस्चर बहुत देर तक कैप्चर की जाती है, और इसका जो क्यूरिंग देना पड़ता है वो भी कम है। और इसके लिए इसका जो क्रैक्स होता है, क्रैक्स और श्रिंकेज का जो चांसेस है बहुत ही कम रह जाती है। और ये फ्लाई ऐश बेस्ड है पीपीसी, तो इसकी वजह से होता क्या है, जो सीमेंट का जो ग्रेन्स रहती है, तो ग्रेन्स बहुत ही फाइन रहती है और स्पेरिकल रहती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये आपका एक स्टीरअप का एग्जांपल है, सिंगल लेगेड स्टीरअप है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हुक कहलाया जाता है, और इसको हुक लेंथ बोला जाता है। तो ये टाटा टिक्स करने आपको यहाँ पे स्टील बार मिल जाएंगी। तो ये जो कहलाते हैं इनको रिब्स कहलाते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। और एक और चीज़ जो है ओपीसी और पीसीसी के बीच में, तो आप लोग देख सकते हो डिफरेंस रहती है। आपको ग्रेड ऊपर में मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको ग्रेड नीचे में मिल जाएंगी या कि साइड में मिल जाएंगी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।